नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पर हूँ सीएससी डिपार्टमेंट में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट 3 फॉर डीएसटीएल, द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जो कि बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में कोर्स चलता है। इसके लिए हम लोग थ्योरी ऑफ लॉजिक बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले 2 वीडियोज़ जनरेट की हैं जिसमें कि हमने सेट थ्योरी और बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। Now, theory of logic basically works with the sentence or statements. जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब NLP होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके अंतर्गत शब्दों और सेंटेंसेस को प्रोसेस किया जाता है। तो हाउ टू प्रोसेस द सेंटेंस और उसका मीनिंग क्या निकला, मीनिंग क्या निकालना चाहिए, उन सेंटेंसेस को मिलाकर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, इस सब के बारे में थ्योरी ऑफ लॉजिक बात करता है। सो जब हम इसके टॉपिक पर आते हैं तो टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास में प्रोपोजिशंस है, ट्रुथ टेबल्स के बारे में हम जानेंगे, टोटोलॉजी, सैटिस्फैबिलिटी, कंट्राडिक्शन एंड अलजेब्रा प्रोविजन एंड थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। तो ये आपका थ्योरी ऑफ लॉजिक के पार्ट के अंदर आता है यहाँ पे। नाउ जब हम बात करें इसके लिए कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, तो प्रोपोजिशन मीन्स अ प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हम बात करने वाले हैं उन स्टेटमेंट की, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की, जो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी स्टेटमेंट का यदि हम आंसर ट्रू या फॉल्स, यस और नो के फॉर्म में दे पाए तो उसको हम प्रोपोजिशंस बोलेंगे, राइट। सो एग्जांपल लेते हैं हम कि इट इज संडे, तो इसका हम आंसर कर सकते हैं यस या नो में, ट्रू और फॉल्स में, राइट। सो इट इज ए टेक्निक of knowledge representation in logical and mathematical format। तो अब हम इसको, इस सेंटेंस को हम लॉजिकल फॉर्मेट में या मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक। नेक्स्ट, द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, आल्सो ए प्रोपोजिशन बिकॉज इट इज ए फॉल्स प्रोपोजिशन। तो हम जैसे हमने बताया पहले भी कि हम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स, यस और नो में आंसर कर सकते हैं, तो उसको हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 3 + 3 = 7 होता नहीं है, लेकिन ट्रू या फॉल्स तो हो सकता है, तो दिस इज ए फॉल्स प्रोपोजिशन, राइट, कि नहीं होता है। 5 इज ए प्राइम नंबर, इट इज ट्रू, सो इट इज ए प्रोपोजिशन, राइट। सो आई होप आपने समझा होगी प्रोपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है। ए प्रोपोजिशन इज ए सेंटेंस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट, राइट। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, जिसको हमने बोला है कि एक एटॉमिक प्रोपोजिशन होता है, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है। एटॉमिक की यदि हम बात कर लें तो एटॉमिक प्रोपोजिशन आर द सिंपल प्रोपोजिशंस, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोपोजिशन, सिंबल, राइट। These are the sentence which must be either true or false। so जैसे हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पर, 2 + 2 = 4, ये आपका एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है, ठीक है। इट इज एन प्रोपोजिशन एंड इट इज ट्रू फैक्ट। द सन इज कोल्ड इज आल्सो ए प्रोपोजिशन एज इट इज फॉल्स फैक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ if we talk about the compound proposition, so compound propositions are constructed by combining simpler and or atomic proposition। तो जब भी हम सिंपल और एटॉमिक प्रोपोजिशंस को की हेल्प से इसको बनाते हैं, एक या एक से अधिक, 2 या एक उससे अधिक सेंटेंसेस को, 2 or more sentences can be combined for making a single statement, then it is called a compound proposition। Here we can see in the example, it is raining today and street is wet। There are 2 propositions, atomic proposition, it is raining today and street is wet, और इसको हमने combine किया है, join किया है with the help of connective and। So this is called compound proposition। We take next example, Ankit is a doctor and his clinic is in Mumbai। तो these are the 2 proposition और इनको हमने मिलाकर एक compound proposition बनाया है, right। तो आप समझे कि what is atomic proposition and what is compound proposition, right। So atomic proposition जिसमें आप single statement की बात कर रहे हैं, और
कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें आप उन सिंगल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं एक साथ में, राइट। नाउ जब हम दो सिंपल बेसिक स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो उनके लिए हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो दीज लॉजिकल ऑपरेशंस आर, इसलिए नेगेशन, जिसमें हम किसी भी गिवन सेंटेंस को नेगेट कर देते हैं और उसको हम सिंबल इससे बनाते हैं। नेगेशन को हम ऐसे ही बना सकते हैं, सिंबल टिल्ट, या हम आपने देखा होगा आप जनरली इसको डैश कर लेते हैं ऊपर, है ना, या पी बार लिख लेते हैं। तो इन सब का मतलब नेगेशन ही होता है, राइट। सो अ लिटरल कैन बी आइदर पॉजिटिव लिटरल और नेगेटिव लिटरल, राइट। तो दो ही वे में यदि कुछ नहीं लिखा दैट मींस इट इज पॉजिटिव लिटरल, यदि इसको पहले कोई सिंबल लगा दिया आपने नेगेशन सिंबल तो आपको नेगेटिव लिटरल बन जाता है। व्हाट इज नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जब भी आपको सिंबल कनेक्ट करना हो, और इसको एंड की फॉर्मेट में लिखते हैं, एंड। सो पी एंड क्यू, दैट इज कंजक्शन, राइट। ये वही है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि आप एंड इस्तेमाल करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में, राइट। नाउ वी टॉक, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, रोहन इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज रोहन इज इंटेलिजेंट, you can give a symbol P to this proposition P, and proposition Q can be given as Rohan is hard working। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलने वाला है P कंजक्शन Q, क्योंकि आपने यहाँ पे एंड सिंबल को कंजक्शन से रिप्लेस कर दिया है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिसजंक्शन, सो ए स्टेटमेंट विच हैज दिस कनेक्टिव वे, और इसको हम और भी बोलते हैं, और कनेक्टिव। सो पी और वी या पी डिजंक्शन क्यू, पी और क्यू, या हम बोलते हैं पी डिजंक्शन क्यू, राइट। सो पी और क्यू आपकी प्रोपोजिशन है नॉर्मल। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, रितिका इज ए डॉक्टर और इंजीनियर। आपने देखा यहाँ पे और सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि और इज बेसिकली replaced by this connective, that is disjunction, right? So Ritika is a doctor, you can create one conjunction, one statement proposition, Ritika is और इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर लिखेंगे आप क्यू में, इंजीनियर, और तो P और Q, right? So in this way you can write disjunction statement with P or Q. Next is implication. So how implication is created? Implication is basically if then rule follow करता है। if then यानी दो स्टेटमेंट को यदि if then से आपने कनेक्ट किया है तो उसको बोला जाता है implication, और इसका सिंबल होता है वन डायरेक्शनल एरो फॉरवर्डिंग में। कैसे? A sentence such as P implies Q is called an implication. Implications are known as if-then rules. It can be presented as example लेते हैं हम, कैसे? If it is raining, then the street is wet. तो हमारे पास दो प्रोपोजिशन मिलते हैं यहाँ पर। एक प्रोपोजिशन आपकी it is raining P and street is wet is Q, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P implies Q, तो इसका मतलब भी वही होगा, if it is raining then street is wet। यानी आपको रिवर्स भी कर सकते हैं इसको आप, जैसे आपने कोई सेंटेंस बोला if it is raining then street is wet, इसको कंप्यूटर अपने पास में P implies Q फॉर्मेट में रखेगा, पहले प्रोपोजिशन के फॉर्मेट में रखेगा उसको, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको इम्प्लीकेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल में आपने यहाँ पे एरो वन डायरेक्शन में लिया था, यहाँ पे आपको एरो बोथ डायरेक्शन में लेना होगा, राइट। और इसको लिखने का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, राइट। इफ एंड ओनली इफ सिंगली बोल सकते हो इसको, इफ एंड ओनली इफ, राइट। तो इसको आप बोलते हैं बाई कंडीशनल।
तो इस सेंटेंस में जैसे कि एग्जाम्पल लिया, इफ आई एम ब्रीदिंग देन आई एम अलाइव, इफ आई एम ब्रीदिंग देन आई एम अलाइव। तो इस केस में आप देख पाएंगे इफ आई एम ब्रीदिंग देन आई एम अलाइव, तो ये सेंटेंस दोनों तरफ से काम करेगा। ऐसे नहीं इफ इट इज रेनिंग देन द स्ट्रीट इज वेट, क्योंकि ये आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है, यदि आप अलाइव हैं तो ही आप ब्रीथ करेंगे, यदि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप अलाइव कहलाएंगे। दैट मीन्स कि बोथ डायरेक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा आपका, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल, राइट। सो ये आपका एक टेबल दिया गया है जिसमें आपके सारे कनेक्टिव्स को बताया गया है। ये आपका कंजक्शन है, इसको एंड बोला गया वर्ड से कंजक्शन, और इसको ए एंड बी लिखते हैं। ये आपका डिसजंक्शन है, इसको और बोला गया है, और इसको आप ए और बी यूज कर सकते हैं। ये आपका इम्प्लाइज है जिसको एरो की फॉर्म में दिखाया गया है, इसको इम्प्लीकेशन बोला जाता है, ए इम्प्लाइज बी। और दिस इज योर बाई कंडीशनल, जिसको आप इफ एंड ओनली इफ की बात करते हैं, और इसको आप डबल डायरेक्शन से बात करते हैं। ये आपका नॉट है, नॉट, तो नेगेशन को बोला गया, नेगेशन है, नेगेशन भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नाउ अब हम इनको ट्रूथ टेबल की हेल्प से दिखाना चाहेंगे कि ये आपके किस तरह ट्रूथ टेबल में काम करते हैं। तो इनकी वैल्यूज की बात करें हम, तो सिंपल निगेशन की बात करें, निगेशन का मतलब होता है कि यदि कोई भी सेंटेंस आपका ट्रू है तो उसको निगेशन करने पर वो फॉल्स हो जाएगा। तो यही है, यदि कोई ट्रू है तो निगेशन करने पर निगेशन पी आपका फॉल्स हो जाएगा। यदि ये फॉल्स है पहले पी, तो निगेशन पी करने पर ये ट्रू हो जाएगा, राइट। नाउ कंजक्शन की बात करें, कंजक्शन आपका एंड सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड का मीनिंग क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होगा। तो इस केस में हम देखेंगे केवल यहीं पर ये ट्रू आएगा पी एंड क्यू, बाकी सब केसेस में फॉल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी वैल्यू फॉल्स होने पर एंड की वैल्यू फॉल्स हो जाती है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज डिसजंक्शन की बात करें हम, तो ये आपका और की तरह काम करता है। और में आपने देखा होगा कि कोई एक भी यदि वैल्यू आपकी ट्रू होती है तो आपका रिजल्टेंट ट्रू होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ट्रू रहेगा, क्योंकि हर एक में यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे ये ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स होने पर ये फॉल्स होगा। तो डिसजंक्शन हमारा इस तरीके से वर्क करता है कि दोनों फॉल्स होने पर ये फॉल्स होता है, अदरवाइज वो ट्रू रहता है। बात करें आपके एक्सक्लूसिव और की, तो इसको हम बात करते हैं यदि डिफरेंट इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, पी का क्यू है, क्यू का कुछ है, डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट इनपुट्स, तो उस केस में ट्रू रहेगा। सेम इनपुट के लिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। दिस इज एक्सॉर। इम्प्लीकेशन की बात करें हम, इम्प्लीकेशन इज इफ देन रूल। सो कैसे काम करता है, इफ देन रूल में एक कंडीशन होती है, यदि P ट्रू है और Q फॉल्स है, P इंप्लाइज Q आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और P ट्रू है और Q फॉल्स है, उसी कंडीशन में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हर कंडीशन में ट्रू रहेगा, राइट। तो हमें देखना क्या है, जब भी हमारा P इंप्लीकेशन Q आता है, P इंप्लीकेशन Q, तो हमें चेक करना होता है कि यदि P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज आप बिना देखे बोल सकते हैं कि ये सब जगह ट्रू ही होगा, ओके। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन की हम बात करें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल है इसका, जैसे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके लिए। इफ द वेदर ऑफ गोवा इज सनी देन वी विल गो टू बीच, राइट। अब ऐसा नहीं कि रिवर्स हो जाएगा, यदि गोवा वेदर सन्नी है देन विल गो टू बीच, हो सकता है कि हम बीच पे गए और सन्नी ना हो, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए सिंगल इम्प्लीकेशन होगा। इफ द क्लब हैज डिस्काउंट सिस्टम, इफ द क्लब हैज डिस्काउंट सिस्टम देन विल गो टू द क्लब। जरूरी नहीं कि हम क्लब जा रहे हैं तो डिस्काउंट ही हो वहां पे, इसलिए सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा आपका। इफ इट इज सन्नी व्हाइल गोइंग बीच देन वी विल बी टेंड, वी विल टेंड हम किसी और तरीके से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सन्नी के वजह से हो। तो ये इफ देन है, डबल डायरेक्शन नहीं है, सिंगल डायरेक्शन में है। आपके पास में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें आप वेरियस वे में यूज करते हो, और उसके आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में पढ़ने के बाद में पता लगेगा कि ये आपका
सिंगल इम्प्लीकेशन की बात की जा रही है, यानी इफ पी देन क्यू, इफ पी कॉमा क्यू, इसको भी आप सेम बोलेंगे। क्यू व्हेन पी, इसको भी आप इम्प्लीकेशन ही बोलेंगे। क्यू ओनली इफ पी, दिस इज आल्सो ए इम्प्लीकेशन। क्यू अनलेस नेगेशन पी, क्यू व्हेनेवर पी, पी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू, क्यू फॉलो पी, पी इंप्लाइज क्यू, सिंपल जो आप पढ़ते आए अब तक। ये सारे आपके नेसेसरी कंडीशन फॉर पी इज क्यू, क्यू इफ पी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, पी नेसेसरी कंडीशन फॉर क्यू। इन सब का मीनिंग होता है पी इंप्लाइज क्यू। आई होप आपने इसको ब्रॉडली समझ लिया होगा कि सेंटेंस में कोई भी इस तरह का वर्ड आ जाए उसको आप पी इंप्लाइज क्यू लिखेंगे। नाउ वी विल डिस्क्राइब द एग्जांपल ऑफ द अबाउट, राइट। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। जैसे हम इसकी बात कर लें, आई विल गो टू बीच, फॉलो इट इज सन्नी, राइट। हम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर इट इज सन्नी इज आई विल गो टू बीच, राइट। तो उनको आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिया गया यहाँ पे, सपोज द फोर्थ स्टेटमेंट पी क्यू आर एस, जैक इज इन स्कूल, जैक इज टीचिंग, जैक इज स्लीपिंग, जैक इज सिक। नाउ वी विल डिस्क्राइब सम सिंबॉलिक स्टेटमेंट whenever involved in different, P implies R। इसका मतलब क्या होगा? P implies R। So P implies को बोलोगे आप कि if Jack is in school, then Jack is sleeping, right? If Jack is sick, S, then he is not in school, right? Negation P। Sorry, ठीक है ना? Negation Q, if Jack is not is teaching, then he is sick and sleeping. P or R, if Jack is in school or sleeping, then he is not teaching. So इस तरह से आप सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 आप देख पाएंगे, इसमें आप कर सकते हैं इसको। इसमें कुछ हम कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव की बात करेंगे। तो यदि P implies Q आपको मिला हुआ है और आप चाहते हैं कि इसका कन्वर्स बनाए, तो कन्वर्स होगा Q implies P, यानी इसको रिवर्स कर देना है आपको ऑर्डर को। यदि आप बात करते हैं इनवर्स की, तो उसको बोलेंगे आप निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q। यदि आप बोले कंट्रापोजिटिव का मीनिंग होता है निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P, राइट। तो ये वर्ड्स आप जिनको आप समझ लीजिए, आगे आपके काम आने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्हीं की टेबल की। तो ये आपको डिफरेंट टेबल बताई गई है यहाँ पे। P implies Q है, ये आपका कन्वर्स है, ये आपका इनवर्स है, ये आपका कंट्रापोजिटिव है। और आप देखेंगे इसमें कि इम्प्लीकेशन और इनवर्स की जो टेबल है वो सेम आएगी, कन्वर्स सॉरी कंट्रापोजिटिव और इम्प्लीकेशन टेबल सेम आएगी। और आपके लिए यहां पर मिलने वाला है ये दोनों सेम आने वाले हैं, कन्वर्स और इनवर्स की टेबल, ठीक है। नाउ बाय कंडीशनल, बात करते हैं बाय कंडीशनल की, तो आपको डबल डायरेक्शन डिफाइन किया गया। इसके लिए आपको मिलता है कि इफ सेम इनपुट्स मिलने वाले हैं आपको, तो ये ट्रू होगा। जैसे एक्सॉर में देखा था आपने, डिफरेंट इनपुट पर ट्रू था, ये आपका सेम इनपुट ट्रू होगा। बाय कंडीशनल ट्रूथ टेबल है इसकी, ये काम आने वाली है, राइट। तो इस तरह से आप इनकी हेल्प से, कनेक्टर्स की हेल्प से आप डिफरेंट ट्रूथ टेबल्स, डिफरेंट प्रोपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं विद हेल्प प्रोपोजिशन, ठीक है। नाउ कुछ ऑपरेटर्स हैं स्टेटमेंट के साथ में, जैसे आपने यहाँ पे स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, राइट। नाउ एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि जब दो प्रोपोजिशन की ट्रूथ टेबल सेम आ जाए, या बोल सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक। Two propositions are said to be logically equivalent if and only if
द कॉलम्स इन द ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जब यहाँ देखेंगे हमने प्रोविजन दो लिया है कि ये लिए प्रोविजन, एक आपकी प्रोविजन ये है, इन दोनों की ट्रुथ टेबल आपकी इक्विवेलेंट आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है या लॉजिकल इक्विवेलेंस में होता है। नाउ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखा होगा आपने कि जब भी आप डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल मिल रही है आपको, इफ एंड ओनली इफ, राइट। तो इसको बोलते हैं टोटोलॉजी, दिस इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ऑलवेज इक्वल, दिस इज कॉल्ड ऑलवेज ट्रू, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो अभी जब भी आप किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो हमेशा ट्रू रहे, चाहे इनपुट्स कुछ भी हो, तो इसको आप बोलेंगे टोटोलॉजी प्रोपोजिशन को, राइट। तो प्रोपोजिशन कुछ आपके अलजेब्रा प्रोपोजिशन की बात करें तो आप कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, आपका ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर ट्रू और फॉल्स हो सकता है कोई, राइट। देन आप डिपेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पे एप्लीकेबल होता है, डी मॉर्गन्स लॉ एप्लीकेबल होता है, डबल नेगेशन आपका एलिमिनेशन लॉ फॉलो करता है आपका, ये जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा की फॉर्म में, तो वही है कुछ आपका। नेक्स्ट टोटोलॉजी की बात कर ली हमने कि जो ऑलवेज ट्रू होता है दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, राइट। तो कोई भी स्टेटमेंट आपका ऐसा है जो हमेशा ट्रू रहे, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द इनपुट वैल्यूज, सो इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल है, इनपुट्स कुछ भी हो आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू रहने वाला, तो दिस इज कॉल्ड टोटोलॉजी। कंट्राडिक्शन की बात करें तो सेम रिवर्स फॉर्मेट में कंट्राडिक्शन भी आपका ऑलवेज फॉल्स होता है, जैसे टोटोलॉजी हमेशा ट्रू होता है, ऐसे आपका ये ऑलवेज फॉल्स होता है। तो हमने देखेंगे इसको जब निगेशन कर देंगे हम गिवन स्टेटमेंट को तो वो हमेशा फॉल्स देगा, ट्रू के बदले फॉल्स देगा। एक कंडीशन आती है सेटिस्फाइबिलिटी, तो सेटिस्फाइबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें यदि टेबल जो आप जनरेट कर रहे हैं उसमें यदि एटलीस्ट वंस ट्रू मिल जाए आपको कहीं भी, तो वो टोटोलॉजी होती है। तो सॉरी टोटल नहीं, वो सेटिस्फाइबिलिटी होती है। तो हम बात कर लेंगे तो टोटोलॉजी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइबल होता, कंट्राडिक्शन कभी सेटिस्फाइबल नहीं होगा, राइट। कंटीजेंसी की बात कर लें, इफ इट इज नाइदर टोटोलॉजी और नॉर कंट्राडिक्शन, ना तो सारे फॉल्स हैं और ना सारे ट्रू हैं, तो फिर क्या होगा, ये कंटीजेंसी होगी। इसको आप एक तरह से सेटिस्फाइबिलिटी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से थ्योरी लॉजिक की बात की हमने, जिससे हम सेंटेंसेस को ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में एनालिसिस कर सकते हैं। तो इससे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन बना सकते हैं जो कि हमें हेल्पफुल होते हैं स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के काम में, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके पास में आएंगे।